आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोग यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस, आईएएस या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं और किसी से आप लोग सुझाव लेते हैं, सलाह लेते हैं, तो आपसे सबसे पहले कहा जाता है कि 2 से 3 बार आप लोग एनसीईआरटी किताबें जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आप लोग किसी कोचिंग को या किसी स्पेशल किताबों को पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि एनसीईआरटी किताबें आपका बेस मजबूत करती हैं और आपको समझाती हैं, एक एक शब्द के बारे में बताती हैं। और ये किताबें आपको प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह मदद करती हैं। और इसीलिए समय रहते हुए आप लोग एनसीईआरटी किताबों को जरूर कवर कर लीजिए। और अभी तक हमने देखा है कि कौन कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, इतिहास हो, चाहे भूगोल की हो, या राजनीति विज्ञान की हो, अर्थशास्त्र की हो, या आप देखते हैं कि कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबों की बात कर रहा हूँ। और विज्ञान की भी बहुत सारी किताबें हम लोग खत्म कर चुके हैं। और इन्हें पढ़ने का एक तरीका आप लोग अपनाइए। मेरा ये सुझाव है आप लोगों को कि जब भी आप लोग किताबें पढ़ना शुरू करें ना, पहली बार कोई आपको नोट्स बनाने का काम, काटा पीटी का काम नहीं करना है। बस बड़े ध्यानपूर्वक आपको उस किताब को पढ़ना है। एक एक लाइन को, एक एक शब्द को, एक एक पैराग्राफ को, पेज को समझने की आपको कोशिश करनी है। जब 1-2 बार आप लोग एनसीईआरटी किताबें पढ़ लेंगे ना, तो आप लोगों की समझ में आ जाएगा किन पॉइंटों को आपको छोड़ना है, किन पॉइंटों का आपको नोट्स बनाना है। और ये बात भी हमेशा कहता रहता हूं कि 90 से 95% नोट्स बनाने का काम आप लोग अपने दिमाग में किया करिएगा, क्योंकि दिमाग ही आपके साथ जाएगा कहाँ, परीक्षा हॉल में। बाकी आपको लगता है कि जो पॉइंट आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ सकती है, आपको भूल जाते हैं बार बार, तो उन पॉइंटों का आप लोग नोट्स बनाइए और अपने पास रखिए। और जिस जिस समय पेपर हो उस समय रिवीजन के लिए आप के लोगों के लिए वो नोट्स काम कर सकते हैं। दूसरे के बनाए नोट्स कभी मत पढ़िए, ये भी आपको सुझाव देता हूं। ये क्यों कहता हूं? ये इसलिए कहता हूं क्योंकि आप देखिए कि मुझे किसी के बारे में बात मालूम है, किसी टॉपिक के बारे में, तो जो मुझे मालूम होगा वो मैं नोट्स में शामिल करके क्यों पेज बढ़ाऊंगा। मैं वही पॉइंट शामिल करूंगा जो मुझे भूल जाते हैं, जो मेरे लिए नए हो गए और जिनका रिवीजन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये काम आपको करना है। और एनसीईआरटी किताबें जब आप लोग पढ़े ना, तो एक सब्जेक्ट कोई भी उठाइए आप लोग और उसकी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें खत्म करिए। फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, उसकी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें कवर करिए। इस तरह से अगर आप लोग पढ़ेंगे किताबें तो बहुत बेहतर आपको समझ में भी आएगा और रिजल्ट भी आपका बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, रख सकते हैं। और अगर आप लोगों के दिमाग में यूपीएससी एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो बहुत सारी क्लासें आप लोगों के सवालों को ध्यान में रखते हुए सिलेबस पैटर्न आप देख रहे हैं, या आप देखिए पुराने क्वेश्चंस पेपर, परीक्षा फॉर्म को लेकर, तैयारी को लेकर, ये सब कवर की हुई है। इतना कह सकता हूं यकीन के साथ कि आपके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा है एग्जाम से संबंधित, तो उन सब के जवाब आपको यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है इसमें मिल जाएंगे। एमपीपीएससी वालों, आप लोगों के लिए भी बहुत सारी क्लासें ली हुई है, आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखिए, रसायन विज्ञान का जो भाग 1 है कक्षा 12वीं का, इसमें आप लोगों को अगर टाइम है आपके पास तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और आप लोग देखिए किताबें कब कम होती हैं, जितनी किताबें पढ़ सकते हो उतनी अच्छी बात रहती है। किताबें तो आपको नॉलेज देती हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, और ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, उतना बताइए जितना हमें पढ़ना है, तो रसायन विज्ञान का भाग 1 आपको नहीं पढ़ना है। रसायन विज्ञान का भाग 2 है, उसे भी पूरा नहीं पढ़ना है। उसमें केवल आपकी यूनिट इकाई 16 को आपको कवर करना है। लेकिन हम लोग पहले रसायन विज्ञान के भाग 1 को भी देख लेते हैं। पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और किताब को खरीदने जाएंगे तो इस तरह का आपको इसका कवर पेज देखने को मिलेगा। और आपको बताता हूं कि बड़ी ही भरोसेदार ये किताबें रहती हैं, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखवाई गई हैं और रिसर्च करके लिखी गई हैं किताबें। समझ रहे हैं आप लोग? तो यार इसमें जो आंकड़े रहते हैं बहुत ही भरोसे वाले आंकड़े रहते हैं। तो ये भी प्रस्तावना है। यही जब आप लोग पढ़ते हैं ना किसी किताब को, तो प्रस्तावना को जरूर पढ़ा करिएगा। आगे जो आप लोग किताब में पढ़ेंगे ना, उसका एक निष्कर्ष दिया रहता है प्रस्तावना में कि हम आगे क्या क्या देखेंगे। रसायन ने समाज पर गहरा असर डाला है, इसका मानव जाति के कल्याण से प्रगाढ़ संबंध भी है। ये सब देखिए, अगर कहीं पर परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। पाठ्यपुस्तक विकास समिति में जिन लोगों का योगदान है उनके नाम है और उन समितियों के नाम है। तो देखिए कितना मेहनत करके लिखी जाती हैं किताबें, तो ये भी आप लोग देखेंगे। और देखिए
हर किताब में आप देखते हैं कि संविधान का कुछ ना कुछ लिखा मिलता है, कहीं मौलिक कर्तव्य, कहीं मौलिक अधिकार, कहीं प्रस्तावना। तो ये देखिए भारत के संविधान का भाग 4 का में नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं ये लिखे हुए हैं। और मुझे लगता है कि आपको ये सब याद हो गए होंगे अभी तक, तो सभी किताबें आप लोग पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 51 का, इसमें आपको मूल कर्तव्य देखने को मिलते हैं। और मूल कर्तव्य कहने का मतलब है कि देखिए आप लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में, तो आपके मौलिक कर्तव्य भी तो होना चाहिए। मान लीजिए आपको आंदोलन करने की स्वतंत्रता है तो करिए आप लोग भाई, लेकिन ऐसा मत करिए कि सरकारी संपत्ति को तोड़ने लग जाए। तो वहां आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य काम करने लगते हैं कि भाई आपका भी तो मौलिक कर्तव्य है ना। और इसे अपनी पर्सनल जिंदगी में, निजी जिंदगी में भी देख सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है। फिलहाल ये बातें अगर कोई करता है एक दूसरे पर तो अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि अपना कर्तव्य निभाइए और उसके भरोसे को मत टूटने दीजिए। वैसे भरोसा करने लायक आजकल रहा नहीं है समय, तो उसके भरोसे को ना टूटने देना आपकी जिम्मेदारी भी होती है। मूल कर्तव्य में देखें तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा या और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करे। और प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करे, उनका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा स्वराज्य की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए परिवर्तन उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो ये आप देखते हैं कि आपके मौलिक कर्तव्य हो गए। ये विषय सूची है इसमें जो आपको पढ़ना है इस किताब में। तो एक इकाई 1 में आप लोग ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, निविड संकुचित संरचनाएं, संकुलन क्षमता, एकक कोष्ठिका बीमा संबंधी गणनाएं, और ठोसों में अपूर्णताएं, विद्युतीय गुण, चुंबकीय गुण देखेंगे। फिर आपकी इकाई 2 हो जाएगी विलयन। इसमें विलयनों के प्रकार, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, विलेयता, द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, अणुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, असामान्य मोलर द्रव्यमान पढ़ेंगे। फिर तीसरी इकाई आ जाएगी विद्युत रसायन, विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनी सेल, नेस्ट समीकरण, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटन, बैटरियां देखेंगे आप लोग। फिर आप देखेंगे ईंधन सेल और संचारण देखेंगे। रासायनिक की, इसमें बलगत की, रासायनिक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, समाकलित वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, रासायनिक अभिक्रिया का घटक सिद्धांत। फिर आप लोग 5वीं इकाई में पृष्ठ रसायन, अधिशोषण, उत्प्रेरण, कोलोइडों का वर्गीकरण, इमल्सन, हमारे चारों ओर कोलाइड देखेंगे आप लोग। फिर आप देखेंगे इकाई 6 आ जाएगी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत, उपक्रम, धातुओं की उपलब्धता, अयस्कों का सांद्रण, सांद्रित अयस्कों से आशोधित धातुओं का निष्कर्षण, धातु कर्मिकी की ऊष्मागतिकी सिद्धांत, धातु क्रम का विद्युत रसायन सिद्धांत, ऑक्सीकरण अपचयन, शोधन। फिर आप देखिए एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और लोहे के उपयोग देखेंगे। फिर आप 7वीं इकाई आ जाएगी पी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 15 के तत्व, डाई नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरस के अपर रूप, फॉस्फीन, फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, और वर्ग 16 के तत्व आप लोग इसमें देखेंगे। डाई ऑक्सीजन, सामान्य ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर के अपर रूप, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्सो अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, वर्ग 17 के तत्व देखेंगे। क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल,
अंतरा हैलोजन यौगिक और वर्ग 18 के तत्व देखेंगे। फिर इकाई 8 आ जाएगी डी और एफ ब्लॉक के तत्व, आवर्त सारणी में स्थिति, डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण, संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड और डी और एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग। फिर इकाई 9 आ जाएगी संयोजन यौगिक, उपसंयोजन यौगिकों का बर्नर का सिद्धांत, उपसंयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषिक शब्दावली, उनकी परिभाषाएं, उपसंयोजन यौगिकों का नामकरण, उपसंयोजन यौगिकों में समावयवता, उपसंयोजन यौगिकों में आबंधन, धातु कार्बोनिलों में आबंधन, उपसंयोजन यौगिकों का महत्व और अनुप्रयोग देखेंगे। तो इस तरह से आपकी 9 यूनिट है, इसमें कितनी 9 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। और जब भी आप लोग एक यूनिट को पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उनके आंसर देने की जरूर कोशिश किया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि रसायन विज्ञान का भाग 1 है 12 का, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। इसे अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन जो दूसरा भाग है उसमें केवल आपको केवल एक इकाई पढ़ना है, यूनिट 16, इकाई 16। तो उसके बारे में अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे। आपके कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं नीचे।